हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम क्रिया को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको संज्ञा और सर्वनाम दो टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे और आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिया की। तो आज हम क्रिया और क्रिया के बारे में बात करेंगे कि क्रिया क्या होती है और क्रिया के भेद कितने होते हैं और क्रिया के उदाहरणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्रिया की। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? वर्ब। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको वर्ब बोलते हैं। और वर्ब मीन्स क्या होती है? क्रिया। तो हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। हमको क्या क्या पढ़ना है? तो हमको क्रिया के बारे में क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे, क्रिया के भेद पढ़ेंगे और क्रिया के उदाहरण पढ़ेंगे और क्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो क्रिया से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और क्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको इतनी सब जानकारी देंगे क्रिया के बारे में, तो इससे संबंधित आपके सभी एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्रिया, जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम क्या है? क्रिया। क्रिया क्रिया की परिभाषा पर बात करते हैं कि वह शब्द जो किसी कार्य के होने या करना बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ये हमारी क्या है? ये हमारी क्रिया की परिभाषा है। अब बात करते हैं कि क्रिया होती क्या है। क्रिया वह होती है जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो जो कार्य का करना होता है, जिस कार्य को हम करते हैं, तो वो कार्य का करना क्या कहलाता है? तो क्रिया कहलाती है। और क्रिया की मूल भाषा में हम क्या बोलते हैं? क्रिया को मूल भाषा में धातु कहते हैं। क्रिया को मूल रूप से क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और यदि हम उस धातु में, यदि हम अंत में ना प्रत्यय क्या लगा दें? ना प्रत्यय यदि हम लगा दें, तो वह बना शब्द क्या कहलाता है? क्रिया। जैसे कोई शब्द जैसे ले लेते हैं जोड़। जोड़ क्या है? ये एक मूल है, मूल धातु है। ठीक है, क्या ये एक मूल धातु है? यदि मैं इसमें ना प्रत्यय यदि मैं लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। यानी अंत में यदि इसके ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाती है। अब बात करते हैं क्रिया। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? हम धातु बोलते हैं। ये देखो लिखा है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। क्या उपस्थित रहती है? धातु उपस्थित रहती है। अब बात आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं और धातु से क्या संबंध है क्रिया का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे चल, पठ और लिख। ये सभी क्या है? ये सभी आपको क्या दी गई है? ये सभी आपको धातु दी गई है। और मैंने आपको बताया था इसमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो ये देखिए आप, मैंने इस चल में ना प्रत्यय इसमें भी जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दिया और इसमें भी जोड़ दिया। इस चल से बन गया चलना, पढ़ से बन गया पढ़ना और लिख से बन गया लिखना। तो ये सभी हमारी क्या है? ये सभी हमारी मूल धातु हैं। और मूल धातु में हमने ना प्रत्यय लगा दिया, तो ये सभी क्या बन गई? चलना, पढ़ना और लिखना। तो ये सभी हमारी क्या बन गई? क्रिया बन गई। यहाँ तक आप सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यदि आप लोग इससे संबंधित यदि आप PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको हमारे इस चैप्टर की आपको PDF मिल सके। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जैसे कि ये कुछ आपको मैंने
फिगर के थ्रू समझाना चाहा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। क्रिया, ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। किसी कार्य को करना या होना, जैसे कि मैंने आपको पिछली परिभाषा में जैसे बताया है कि किसी कार्य का होना या करना क्या होता है, क्रिया कहलाती है। इसीलिए मैंने आपको यह फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहा है। तो ऐसे शब्द जिसमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, वह क्या होती है, क्रिया कहलाती है। जैसे हम खेल रहे हैं, तो खेलना क्या है, क्रिया है। कूदना क्रिया है। सोना, पढ़ना, ये सभी क्या है, ये सभी क्रिया ही तो हैं। जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं, तो खाना क्या है, ये एक क्रिया है। यदि हम सो रहे हैं तो ये भी एक क्या है, क्रिया है। यदि हम पढ़ रहे हैं तो क्रिया है। खेल रहे हैं तो भी एक क्रिया है। यदि मान लो जैसे हम टीवी देख रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक क्रिया है। क्या है, क्रिया है। तो आशा करता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, और हाँ, आप बीच बीच में इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लेते जाएं, और आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो मैं इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए दिए हैं। जैसे बैठना है, बैठना भी क्या है, एक क्रिया है। बैठना एक क्या है, क्रिया है। बैठना एक क्रिया है। खाना एक क्रिया है। खेलना भी क्रिया है। कूदना भी एक क्रिया है। नाचना, गाना, बोलना, सुनना, ये सभी क्या है, क्रिया है। क्रिया है। और क्रिया होती कैसी है, क्रिया हमेशा कितने प्रकार की होती हैं, क्रिया जो होती है हमेशा 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं क्रिया, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक वो होती है जैसे आ शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हो, आ हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, यानी नहीं का। तो आ का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो, और एक सकर्मक होता है, सकर्मक यानी साथ में। तो सकर्मक यानी जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या होता है, अकर्मक होती है। ठीक है, जिसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट। आशा करता हूँ कि आप लोगों के सब समझ में आ गया होगा, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि इसमें कोई त्रुटि बोलने के थ्रू यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे क्षमा ज़रूर कर दें। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये हैं कुछ क्रिया से संबंधित आपके लिए, कुछ यहाँ पर क्रिया से संबंधित एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। क्रिया से संबंधित एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। राजीव जो है अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, आपको खुद पता चल रहा होगा कि इसमें क्रिया क्या है, खेलना। खेलना क्या है, क्रिया। और राजीव क्या है, ये हमारा राजीव करता है, क्या खेलता है, राजू क्या करता है। और क्रिया क्या है इसमें हमारी, खेलना। और कर्म क्या है हमारा, क्रिकेट। क्रिकेट क्या है हमारा, कर्म, यानी क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। नैना रोज स्कूल जाती है, तो जाना क्या हमारी एक क्रिया है। नैना क्या है, करता है। इसमें कर्म क्या है हमारा, स्कूल क्या है हमारा, कर्म है। और जाना क्या हमारी क्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, मनोज ने अच्छा गाना गाया, क्या इसने किया है, इसने गाया क्या है, क्रिया। तो मनोज क्या इसमें करता है, और इसमें कर्म क्या हो जाएगा हमारा, गाना, यानी इसने गाना गाया, इसने क्या किया, कर्म किया है। क्लियर, आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं हम क्रिया के भेद के बारे में, कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, और क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, एक बताया था आपको मैंने अकर्मक, और एक बताया था मैंने आपको सकर्मक। कौन सा बताया था, एक अकर्मक बताया था और एक सकर्मक बताया था, अकर्मक और सकर्मक। और आपको मैंने ये भी बताया था अकर्मक कौन होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक कौन होता है, जिसमें कर्म होता है। जैसे आ हमेशा जो है, ये आ शब्द जो है हमेशा आपको नेगेटिव सेंस देता है। आ हमेशा जो है वो नेगेटिव सेंस देता है। कैसा देता है, नेगेटिव सेंस देता है। आ हमेशा जो है कैसा देता है, नेगेटिव सेंस देता है। आ का अर्थ होता है नहीं।
क्या होता है, नहीं। तो अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है और ना ही कर्म की अपेक्षा आशा या इच्छा रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके अकर्मक क्रिया में उदाहरण आप देखते हैं, जैसे वह खेला, वह खेला। तो वह खेला, यदि मैं आपसे पूछ दूं क्या खेला, तो आप हमें जवाब नहीं दे पाएंगे, आप हमें जवाब नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ पर जब आपको, जैसे मैंने आपसे पूछा, आपसे मैंने पूछा कि जैसे आपने मुझसे कहा कि वह खाना खा रहा है, तो मैं पूछूं आपसे क्या खा रहा है, तो आप हमें जवाब दे देंगे। आप कहोगे कि जी वो खाना खा रहा है, तो वह वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, तब वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो वहाँ पर हो जाएगी सकर्मक क्रिया। यदि जवाब ना मिले तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, अकर्मक। यानी बात करते हैं, यदि क्या से जवाब ना मिले, क्या से जवाब ना मिले तो वहाँ पर होगी अकर्मक, और यदि क्या से जवाब मिल जाए तो वहाँ पर हो जाएगी सकर्मक। जैसे उदाहरण में कह रहा है कि वह खेला, यदि वह खेला, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या खेला, तो आप हमें उत्तर नहीं दे पाएंगे कि क्या खेला, यानी कुछ भी खेल सकता है भाई। ठीक है। अब बात करते हैं सकर्मक की। जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म सुप्त या जागृति उपस्थिति या अनुपस्थिति पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह फुटबॉल खेला, यदि आपसे कोई पूछे कि वह क्या खेला, तो आप कह देंगे फुटबॉल खेला, यानी क्या से उत्तर हमें मिल जाएगा, तो आप बता देंगे, सीधी सी बात है कि वह क्या खेला, फुटबॉल खेला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। और अकर्मक और सकर्मक क्रिया की यही पहचान है, सिंपल सी। बस आप बस इतनी चीज़ को याद रखो, यदि क्या से जवाब मिल जाए तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, और यदि क्या से जवाब मिल जाए तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और यदि क्या से जवाब ना मिले, क्या से जवाब ना मिले तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है, अकर्मक क्रिया हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर से स्पष्ट हो गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके कुछ और अन्य उदाहरण के बारे में। क्रिया के भेद, तो वही जो हमने बताया था अभी आपको पिछली। अब देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से आपको बता चुके हैं, अकर्मक और सकर्मक। देखिए, बताया था मैंने आपको कि आ का सेंस किस में होता है, नेगेटिव में होता है, और सा का सेंस किस में होता है, साथ में होता है। तो आ धन कर्म से बनता है अकर्मक, और सा धन कर्म से बनता है सकर्मक। आ का अर्थ होता है नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो, और साथ यानी जिसमें कर्म होता है वह क्या होता है, सकर्मक होता है। अकर्मक क्रिया की परिभाषा ये लिखिए कि जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा कर्म प्रयुक्त ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक। जैसे चलना है, सोना है, उठना है, उड़ना है, रोना, नहाना, हंसना आदि। अब जैसे इसमें सीधी आपको यदि कोई प्रश्न यदि आपसे पूछता है कि जैसे राम चलता है, तो मैं आपसे पूछूं क्या चलता है, तो आपका जवाब नहीं मिलेगा भाई, क्या चलता है, ये कोई बात हुई, क्या चलता है। यदि उसने कि वह सो रहा है, मैं कहूँ क्या सो रहा है, यानी क्या से जवाब नहीं मिलेगा। वह उठ रहा है, क्या उठ रहा है। वह उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है। तो यदि आप यहाँ कहोगे कि वह उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, आप कहोगे पक्षी उड़ रहा है, तो ये सेंस वहाँ पर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें नेगेटिव सेंस जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। रोना, क्या रो रहा है, क्या हंस रहा है, क्या नहा रहा है, यानी आपको यहाँ पर क्या से जवाब नहीं मिलेगा। अर्थात यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आपको अकर्मक क्रिया अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया, अब सकर्मक क्रिया क्या होती है, जैसे जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है, क्रिया को कर्म पर पड़े तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। और क्रिया के साथ क्या प्रयुक्त होता है, कर्म प्रयुक्त होता है। जब कर्म प्रयुक्त ना हो वहाँ अकर्मक, और जहाँ पर प्रयुक्त हो जाए वो सकर्मक। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना। यदि आप उसमें कोई प्रश्न पूछ दे, क्या लिख रहा है, आप कहोगे क्या लिख रहा है, आप कहोगे निबंध लिख रहा है। मैं पूछूँ क्या पढ़ रहा है, आप कहोगे पुस्तक पढ़ रहा है। आपसे पूछे क्या खा रहा है, आप कहोगे जैसे खाना खा रहा है। अब न क्या पी रहा है, आप कहोगे पानी पी रहा है। क्या देख रहा है, आप कहोगे कि टीवी देख रहा है या न्यूज़पेपर देख रहा है। यानी आपको क्या से यहाँ पे क्या से जवाब मिल जाएगा, यानी क्या से जवाब आपको मिल जाएगा तो वहाँ पर कौन सी क्रिया लगा देना, सकर्मक क्रिया
लगा देना। अब जैसे इसमें आपको ये मैंने देखिए आपको ये फिगर के थ्रू समझाना चाहा है, आपको फिगर के थ्रू आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया है, फिगर के थ्रू। जैसे ये देखो आपको दिया गया है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, और याद रखना कि कर्ता के बाद हमेशा क्या आता है, कर्म ही आता है, और कर्म नहीं होगा तो वहाँ पर क्या दे देगी, क्रिया। जब कर्म नहीं होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्ता प्लस क्रिया। यदि आपको दे दे कर्ता कर्ता, यदि वो जैसे आपको दे दे कर्ता प्लस क्रिया, तो यहाँ पर कौन सा, तो इसके संबंध में क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या नहीं दिया गया आपको, कर्म नहीं दिया गया है। तो बस यही मैंने आपको इस फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहा है कि यदि आपको कर्ता और कर्म और क्रिया दे दिया जाए, ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया ये आपका क्या हो जाए, ये सीक्वेंस में चलता है। यदि कर्ता के बाद आपको तुरंत क्रिया दे दी जाए और कर्म ना दिया जाए तो वहाँ पर अकर्मक, और यदि कर्ता के साथ कर्म क्रिया दे दिया जाए तो वहाँ पर सकर्मक ही हो जाएगी, और यदि कर्म के साथ यदि क्रिया प्रयुक्त हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। बस यही आपको इसमें से मुझे समझाना था। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए आपके लिए मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं समझने के लिए, इससे आपका कर्मक और सकर्मक में आप अच्छे से भेद कर पाएंगे। जैसे अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म के बिना, है, जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है। जैसे जिसमें प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है, प्रश्न पूछने पर यदि कोई उत्तर ना मिले, देखो मैंने आपको यही बताया था कि यदि प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिले तो वहाँ पर क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे तैरना, ये आपको सभी क्या दिए गए, ये आपको इतने एग्जाम्पल्स दिए गए समझने के लिए। तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, चलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, हंसता, चलता, दौड़ता, यानी इसको आपको इसमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, और ये आपको सभी उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वह जगता है, क्या जगता है, जवाब नहीं मिला। वे कूदते हैं, क्या कूदते हैं, ठीक है, ये सभी इनके क्या दिए एग्जाम्पल। मीरा डर गई, क्या डर गई, ठीक है। दुल्हन शर्मा गई, क्या शर्मा गई। रेलगाड़ी चलती है, क्या चलती है। मेरा भाई सो रहा है, क्या सो रहा है। बच्चा हंस रहा है, क्या हंस रहा है। तो ये सभी क्या हैं, ये कर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, सकर्मक। सकर्मक के भी मैं आपको एग्जाम्पल्स लाया हूँ, ये देखिए। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, अर्थात जिसमें क्रिया का प्रभाव न पड़े, कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें प्रश्न पूछने पर यानी जवाब मिल जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मैं खुशी से हंसता हूँ, क्या हंसता हूँ, कैसे हंसता हूँ, खुशी से हंसता हूँ। नीता खाना खा रही, क्या खा रही है, आप कहोगे खाना खा रही है। बच्चे ज़ोरों से रो रहे हैं, क्या रो रहे हैं, आपको ज़ोरों से रो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, जोरे। और याद रखना सकर्मक क्रिया में क्या और कैसे से प्रश्न बना लेते हैं कि इसमें कर्म अकर्मक है या सकर्मक है। किससे बनाते हैं प्रश्न, क्या और कैसे से। जैसे कि बच्चे कैसे रो रहे हैं, आप कहोगे जोरों से रो रहे हैं। श्याम फिल्म देख रहा है, यानी क्या देख रहा है, आप कहोगे फिल्म। राम आम खाता है, क्या खाता है, आम। तुम एक किताब पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, एक किताब पढ़ते हो, ठीक है। मैं हंसता हूँ, आप कहोगे सर हंसना तो है, ये इसमें अकर्मक क्रिया थी, लेकिन वह क्या कह रहा है कि मैं खुशी से हंसता हूँ। आपका प्रश्न पूछने का कैसा रहेगा कि आप कैसे हंसते हो, तो आप अंदर से हमें क्या जवाब दोगे, मैं खुशी से हंसता हूँ। तो क्या होगी, खुशी से, तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आप अपने इनके कुछ और उदाहरणों के बारे में। जैसे क्या, किसको का प्रयोग कर प्रश्न बना लेते हैं, यदि जवाब मिल जाए तो वहाँ पर सकर्मक होता है और जवाब ना मिले तो अकर्मक होता है। यही तो मैंने आपको इसकी परिभाषा में अभी बताया था कि यदि आपको जवाब मिल जाए तो वहाँ पर हो जाएगा सकर्मक, और जवाब ना मिले तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। आप देख ली वही एग्जाम्पल, जैसे मोहन चलता है, यानी
मोहन क्या है, करता है, और चलता क्या है, क्रिया। तो क्या चलता है, आपको जवाब नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। अब जैसे मोहन अखबार पढ़ता है, यानी मोहन क्या है, करता, अखबार हमारा क्या हो जाएगा, कर्म, पढ़ना क्या है, क्रिया। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या पढ़ता है, तो आप कहोगे अखबार पढ़ता है, कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सकर्मक। अब जैसे मोहन तेज चलता है, तो आप कहोगे क्या चलता है, तो कैसे होता है, तेज चलता है। तो क्या तेज चलता है, ये कौन सा है, तेज क्या है, जैसे मोहन तेज चलता है, मोहन करता है, तेज चलता है, चलना क्या है, क्रिया। तो आप कहोगे, मैं आपसे पूछूं कैसे चलता है, तो आप कहोगे कि तेज चलता है, पर तेज क्या है, तेज जो है वो चलने की ही क्रिया को तो दर्शा रहा है, जो क्रिया से पहले आता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। पर यहाँ पर ये कर्म तो दिया गया नहीं है, तो ये कर्म नहीं दिया गया, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम ने गाड़ी चलाई, तो राम ने गाड़ी चलाई, कर्ता ने, तो यानी जहाँ कर्ता ने क्या चलाई, जवाब नहीं मिल रहा आपको, क्या से क्या चले, आपसे कहोगे गाड़ी चलाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। और आपको ध्यान देने वाली बात और बता दें, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए, कौन सी विभक्ति, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए और उसके बाद कोई विभक्ति ना आए, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया लगाएंगे आप, सकर्मक क्रिया लगाएंगे, जिसमें केवल और केवल कर्ता के साथ केवल ने विभक्ति आए और कुछ नहीं आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कर्ता के साथ यदि ने विभक्ति आ रही है, तो वहाँ पर वाक्य हमारा कैसा हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज पर सकर्मक के भेद बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक का इस अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जिसमें आप लोग अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, जिसमें से एक होता है एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक, और द्विकर्मक को हम बहुकर्मक भी बोल देते हैं। अब आपको सिंपल परिभाषा है इसकी, आपको इसकी बहुत कोई बड़ी परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक कर्मक यानी जिसमें एक कर्म होगा, जिसमें एक कर्म होगा वह एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म होंगे वह कौन सा हो जाएगा, द्विकर्मक यानी बहुकर्मक। सीधी सी बात है। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब देखिए कर्ता क्या है इसमें, हमारा अध्यापक है। ने क्या है, हमारी कर्ता की विभक्ति है, कर्ता ने। छात्रों क्या हमारा कर्म, तो कर्ता ने कर्म को, पढ़ाना क्या है, क्रिया। अब आप हमें ये बताइए कि इसमें कितने कर्म हैं और कितनी क्रिया है। तो आप कहोगे कि सर इसमें भैया इसमें पढ़ाना क्या है, एक क्रिया है, तो इसमें कर्म कितने हैं हमारे, कर्म आप कहोगे कर्म हमारा एक है, कौन सा, छात्रों। तो जब कर्म एक है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, अर्थात एक कर्म क्रिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। यदि आपसे पूछे कि अध्यापक ने पढ़ाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाक्य अकर्मक हो जाएगी। क्या पढ़ाई, कि भाई पता नहीं क्या पढ़ाई, यानी क्या से जवाब नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगी, अकर्मक। यदि आपसे कह दे कि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो ये अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो क्या पढ़ाई, हिंदी, तो यहाँ वाक्य कैसा है, सकर्मक है। पर सकर्मक में कौन सा है, एक कर्मक है, कौन सा, एक कर्मक, क्योंकि कर्ता ने कर्म तो दिया नहीं गया, दिया गया कर्ता ने हिंदी, हिंदी क्या हमारा कर्म है, तो कर्म इसमें क्या आया, एक आया, तो क्या हो जाएगी, एक कर्म। अब जैसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, कर्ता अध्यापक ने विभक्ति छात्रों को, तो देखिए छात्रों को, कर्म को, एक विभक्ति छात्रों को, हिंदी पढ़ाई, तो पढ़ाना क्या है, क्रिया। तो जो क्रिया से पहले क्या आता है, कर्म आता है। तो क्या पढ़ाई आपको, हिंदी पढ़ाई, तो एक कर्म हमारा ये हो गया और एक कर्म ये हो गया, तो कर्म कितने हो गए हमारे, दो कर्म। तो जहाँ दो कर्म हो गए वहाँ द्विकर्मक या बहुकर्मक होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं अपने। जैसे यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी पिछले पेज में ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा यहाँ से हम जूम कर लेते हैं इसको, यदि आपको दिख नहीं रहा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा।
जैसे राधा गाय को चारा खिलाती है, कुछ और एग्जाम्पल है। राधा गाय को चारा खिलाती है, तो राधा क्या करता, गाय को किसे चारा खिला, गाय को। तो यहाँ पर एक कर्म क्या होगी हमारी, गाय कर्म हो गई है। खिलाती है, क्या खिलाती है, चारा खिलाती है, यानी क्या होगी, गाय को, किसको खिला रही है, गाय को, क्या खिला रही है, चारा। तो कौन सी हो जाएगी, द्विकर्म कर्म। मालिक ने नौकर को डांटा, कर्ता ने कर्म को, सीधी सी बात है, तो किसमें एक कर्म है, तो क्या हो जाएगी, एक कर्म क्रिया हो जाएगी। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु दंड सुनाया, न्यायाधीश कर्ता ने अपराधी क्यों ने हमारा कर्म को क्या सुनाया, मृत्यु दंड सुनाया, तो यहाँ पर भी द्विकर्म क्रिया हो जाएगी। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, सर ये सबसे समझने वाली बात है। आप कहोगे सर इसमें भी द्विकर्मक होना चाहिए, इसमें एक कर्मक क्यों हुआ। देखिए, जो चीज़ किसी चीज़ को दान में दी जाए, तो दान में दी गई वस्तु कभी आप वापस तो लेते नहीं हैं। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, तो कंबल जो है सो दान में दे दिए, कहीं ऐसा तो है नहीं कि आज दान में दे दिए कि कह देंगे कि कल हमारे सारे कंबल वापस दे देना, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर संबंध स्पष्ट किसका होता है, गौण कर्म और मुख्य कर्म का। तो राजा क्या हमारा कर्ता, और इसमें गरीबों क्या हमारा गौण, यानी किसको, गरीबों के लिए क्या दिए, कंबल दान दिए। तो इसमें मुख्य कर्म क्या है हमारा, कंबल, क्या दान में दिया है, तो दान में हमने क्या दिया है ना, कंबल दिया है, और कंबल किसको दिया है, गरीबों को। तो गरीब क्या हो गया, इसमें गौण कर्म। और याद रखना, मुख्य कर्म से पहले ही हमारा गौण कर्म आता है, तो यानी इस गौण कर्म ये क्या हमारा संप्रदान कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म को नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक है, यानी संप्रदान को या के लिए। तो संप्रदान का क्या हो जाएगा, संप्रदान के लिए। तो राजा ने गरीबों को क्या दान में दिया है, कंबल, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, एक कर्म क्रिया हो जाएगी। क्लियर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नोट, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में गौण कर्म पहले व मुख्य कर्म बाद में आता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गौण कर्म कब आता है, पहले आता है, मुख्य कर्म बाद में। और मुख्य कर्म क्रिया से ठीक पहले और निर्जीव को विभक्ति रहित। इसका अर्थ है नहीं कि मुख्य कर्म जो है क्रिया से ठीक पहले आता है, और निर्जीव के लिए को विभक्ति रहित, यानी को विभक्ति नहीं आती है निर्जीव के लिए। अब गौण कर्म के बारे में बात करते हैं कि मुख्य कर्म से गुण कर्म कैसा आता है, पहले, और सजीव के लिए कौन सी विभक्ति लगाते हैं, को विभक्ति। अब बात करते हैं, जब हम किसी को कोई चीज़ दान में देते हैं तो कितने प्रकार से देते हैं। तो दान हमेशा हम दो प्रकार से देते हैं, एक देते हैं सही तरीके से और एक देते हैं गलत तरीके से। अब बात करते हैं सही तरीके से कितने प्रकार से देते हैं, सही भी हम कितने प्रकार से देते हैं, दो प्रकार से। मैं आपको बहुत ही बारीक और महीन पहलू को आपको समझा रहा हूँ, जो आपको किसी भी किताब में लिखा नहीं मिलेगा। मैं आपको बहुत ही डीपली पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझें। तो यदि आप जितना डीपली पढ़ेंगे आपको उतना ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको प्रश्नों की नींव के अंदर तक ले जा रहा हूँ, जो आपको एकदम अच्छे से स्पष्ट करा दे और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। तो कितने प्रकार से देते हैं, दो प्रकार से, और सही और गलत। और सही कितने प्रकार से देते हैं, दो। अब सही ढंग क्या होता है, जो कि देकर वापस लेना और देकर वापस नहीं लेना। जैसे यदि आप किसी से कोई कहते हैं कि भैया आज 10,000 रुपये मुझे उधार दे दो, तो आप उधार दे दोगे, तो लेकिन उससे वापस भी तो ले लोगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, उधार चीज़ क्या हो जाएगी, देकर वापस लेना। यदि आपसे कोई कह रहा कि भैया आप अपनी पुस्तक मुझे पढ़ने के लिए दे दीजिए, तो आप उसको पुस्तक पढ़ने के लिए दे दोगे, लेकिन वो अगले दिन आपको पुस्तक लौटा देगा। तो ये क्या हो जाएगी, देकर वापस लेना। अब जैसे है कि देकर वापस नहीं लेना, यदि आपके यहाँ दरवाजे पर यदि कोई भिखारी भीख मांगने आया, तो आपने जिसको आटा दे दिया, तो जब आटा दे दिया तो क्या आप उससे आटा वापस थोड़ी ले लोगे, यानी कोई दान जो है आप उसको दे दोगे, यानी आप उससे कभी वापस नहीं लोगे। यदि आपको स्टेज पर कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, तो क्या आपको पुरस्कार देकर तुरंत वापस आप उसे दे देते हैं, नहीं। पुरस्कार आपको कभी वापस नहीं किया जाता, एक बार दे दिया जाता है बस। यदि आपको किसी को उपहार दे रहे हैं, तो आप उपहार उसको हमेशा के लिए दे दिया जाता है। अब बात करते हैं गलत तरीके से देकर वापस लेना। जैसे धूम्रपान, जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं, जैसे दो लोग हैं, एक लोग ने खरीद ली, एक ने पी ली और उसने दूसरे को दे दी, यानी देकर वापस लेना, उसने पिया उसने ले लिया, ये क्या हो गई, गलत तरीके से।
अब बात करते हैं देकर वापस नहीं लेना। जैसे गलत तरीके से यदि आप पहले ऋषि मुनि लोग क्या दे देते थे? श्राप। तो जो श्राप दे देते थे तो श्राप जैसे श्राप जल लिया और मार दिया जल और कह देते कि मैंने तुझे श्राप दिया, तो श्राप कभी वापस नहीं होता है। यानी वापस नहीं, एक बार जो दे दिया सो दे दिया, कभी श्राप वापस नहीं होता है। उसी प्रकार से अब कलयुग में क्या चल रही है? बद्दुआ। यदि जो एक बार बद्दुआ कोई किसी को देते तो बद्दुआ कभी वापस नहीं मिलती है। यानी एक बार दे दी सो दे दी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जैसे दान, पुरस्कार, उपहार आदि के भाव में क्या होता है? इसमें गौण कर्म होता है और गौण कर्म हमेशा संप्रदान कारक माना जाता है। भले ही उसमें आपको को विभक्ति दे दे तो आप उसमें कर्म नहीं मानेंगे, आप उसको कर्म नहीं मानेंगे, तो आप उसको क्या मानेंगे? संप्रदान। क्या मानेंगे? संप्रदान। उसका अर्थ किससे हो जाता है? के लिए। तो वहाँ पर यदि आपको गौण कर्म दिया जाता है, जब ये तो आपके सेंटेंस पर आप निर्भर करता है। जब आपके सामने वाक्य आएगा तो आप आसानी से उसे पहचान सकेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर। प्रयोग व संरचना के आधार पर। प्रयोग व संरचना, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप क्रिया के 8 भेद बताना। यदि आपसे वह पूछे कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8। और यदि वो आपसे पूछे कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप कितने बताना? 5 भेद होते हैं। और यदि वो आपसे पूछे कि केवल प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो केवल प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? केवल 3 भेद होते हैं। और यदि प्रयोग व संरचना के आधार पर पूछे तो तुम ये 5 और 3 आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारा? 8। क्लियर? आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्रिया के भेद। अब बस आपको इतना याद रखना है कि संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं और प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। अब देखिए, पहली कौन सी हमारी? सामान्य क्रिया। दूसरी कौन है? संयुक्त क्रिया। तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया और चौथी है प्रेरणार्थक क्रिया। पाँचवीं है हमारी नाम धातु क्रिया। छठवीं है कृदंत क्रिया। सातवीं है सहायक क्रिया और 8वीं है हमारी सजाती क्रिया। सजाती क्रिया से आपको समझ में हो गया समान जाति की। अब बात करेंगे हम सामान्य क्रिया के बारे में, संयुक्त के बारे में और सभी क्रियाओं के बारे में। अब देखिए, संरचना के आधार पर 5 क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? संयुक्त क्रिया से लेकर कृदंत क्रिया तक। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया, ये सभी होती हैं संरचना के आधार पर। कितनी हो गई? 5। और प्रयोग के आधार पर कौन सी होती हैं? सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजाती क्रिया। ये जो 3 होती हैं ये प्रयोग के आधार पर आती हैं। जब हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग व संरचना के आधार पर यदि एग्जाम में पूछे तो 8 और संरचना के आधार पर 5। अब बात करते हैं सामान्य क्रिया के बारे में। सामान्य क्रिया क्या होती है हमारी? जैसे एक कार्य तथा एक क्रियापद। सामान्य यानी सीधी सी बात है, साधारण यानी सरल। तो जब एक कार्य तथा एक क्रियापद होता है तो वहाँ पर क्या होती है? हमारी सामान्य क्रिया होती है। कैसी होती है? सामान्य क्रिया। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या है हमारा? करता है। पुस्तक क्या है हमारी? कर्म है। पढ़ना क्या? क्रिया है हमारी। तो इसमें क्या एक कार्य तथा एक क्रियापद, यानी इसमें एक ही क्रिया और कार्य भी क्या कर रहा है? एक ही तो कार्य कर रहा है, पढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? सामान्य क्रिया हो जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं अपनी संयुक्त क्रिया पर। संयुक्त क्रिया को होती है कि जब एक कार्य 2 क्रियापद द्वारा हो, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जब कोई कार्य 2 क्रिया के पदों द्वारा हो, यानी इसमें 2 क्रिया हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे आपने पाठ पढ़ लिया। आपने पाठ पढ़ लिया, जिसमें लिया क्या है? क्रिया है। लिया किससे बनता है? ले से बनता है, नहीं लेना, यानी लिया क्या हो जाएगा हमें? क्रिया। और पढ़ क्या हमारी ये मुख्य क्रिया है, नहीं पढ़ लिया, यानी ये भी हमारी क्या होगी? क्रिया हो गई ना। तो कैसी क्रिया? मुख्य क्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगी? जब 2 क्रियापद
पढ़ना भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी संयुक्त क्रिया होगी। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ ये होता है कि जो कोई कार्य, जैसे कोई दो कार्य हैं तो एक कार्य पहले पूरा हो गया और दूसरा कार्य आपने शुरू कर दिया हो, तो परिभाषा भी इससे ये बन जाती है कि यदि दो कार्य दो क्रियापद हों लेकिन एक पहले पूर्ण हो जाए तथा दूसरी क्रिया आरंभ हो जाए, यानी एक कार्य को समाप्त करने के बाद आप दूसरा कार्य स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पर हो जाती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, यानी मोहन पढ़कर सो गया। तो इसमें आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा पेपर में कि मोहन पढ़कर सो गया, और एक शब्द में आपको रेखांकित कर देगा, क्या पूछेगा कि रेखांकित वाक्य में कौन सी क्रिया है। जैसे इसमें मैंने आपको रेखांकित किया पढ़कर, तो पढ़कर यह कौन सी क्रिया है कि पूर्वकालिक क्रिया है। कैसे कि मोहन पढ़कर सो गया, यानी मोहन ने पहले पढ़ा और फिर सो गया, तो वो क्रिया पढ़ने वाली क्या होगी, वो तो पूर्ण हो गई, पूर्ण क्रिया हो गई, और उसके बाद सो गया। और याद रखना पूर्वकालिक क्रिया को हम पूर्णकालिक क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसके कुछ और अन्य एग्जाम्पल के बारे में। जैसे सामान्य क्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स लाया हूँ आपके सामने, जिस क्रिया के पीछे ना लगा हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले तो सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना, ये सभी क्या सामान्य क्रिया है। जैसे वह खाता है, इसमें क्या नहीं एक ही कार्य हो रहा है ना, यानी एक कर्म हो और एक क्रियापद। मैं नाचता हूँ, यानी एक ही नाच रहा है। वह दौड़ता है, यानी दौड़ रहा है तो एक ही दौड़ रहा है। सब नाचते हैं, यानी सब क्या करें, नाच रहे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सभी क्या है सामान्य क्रिया के उदाहरण है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं आपके कुछ पूर्णकालिक क्रिया के कुछ ही आपको उदाहरण दिए गए हैं। जब कर्ता एक काम को समाप्त करे तो दूसरे काम में लग जाए तो वहाँ क्रिया से पहले समाप्त हो चुकी क्रिया क्या कहलाती है, पूर्णकालिक। देखो है, पूर्वकालिक भी इसे बोल देते हैं और इसको पूर्णकालिक क्रिया भी बोल देते हैं। इसके कुछ आपको उदाहरण दिए, जैसे पुजारी जी ने नहाकर पूजा की। तो नहाकर, जिसमें जो नहाकर या डैश कर दिया जाए, तो नहाकर यहाँ कौन सी क्रिया है, यानी पहले पुजारी जी ने नहाया और उसके बाद पूजा की, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी, पूर्णकालिक क्रिया। चोर सामान चुराकर भागा, यानी चोर सामान चुरा कर भागा, तो चुरा कर यानी पहले उसने क्या किया, चोरी की है, और चोरी करने के बाद ही तो भागा हुआ है, यानी चोरी करना यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई आपकी, पूर्वकालिक क्रिया। यानी पहले उसने चोरी की और फिर उसके बाद वह भाग गया। जैसे विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, तो सबसे पहले क्या होगी, उसने पुस्तक को देखा और उसके बाद उत्तर दिया, यानी यहाँ पर भी पूर्णकालिक क्रिया। वह खाकर सो गया, उसने पहले खाना खाया उसके बाद सो गया, तो यहाँ पर भी कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी, पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी। लड़कियां पुस्तक पढ़कर जाएंगी, तो लड़कियां पहले पुस्तक पढ़ेंगी उसके बाद जाएंगी। राखी ने अपने घर पहुंचकर फ़ोन किया, पहले वह घर पहुंची उसके बाद उसने फ़ोन किया। खिलाड़ी खेल कर बैठ गए, पहले खिलाड़ियों ने खेल खेला उसके बाद वो बैठ गए। अनुज खाना खाकर स्कूल गया, पहले अनुज ने खाना खाया उसके बाद स्कूल गया। तो ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, ये सभी उदाहरण किसके हैं, पूर्णकालिक क्रिया के, यानी पूर्वकालिक क्रिया, पहले जो कार्य हो जाए, पूर्वकालिक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूर्वकालिक क्रिया के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर और उनके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। जैसे चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगे। आप जितने से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल कीजिएगा, तो आपको उतना ही और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा, यानी चूहा शेर के शरीर पर यानी चढ़कर। तो सबसे पहले चूहा क्या उसके शरीर पर चढ़ना होगी पूर्वकालिक क्रिया, और उसके बाद क्या किया, फुदकने लगा, ये क्या क्रिया होगी बाद में, यानी दूसरी क्रिया आपने आरंभ कर दी। अब बात करते हैं नंबर 4 पर अपनी प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात करते हैं तो जिससे हमको प्रेरणा मिलती है। जैसे इसमें दो कर्ता होते हैं, कितने कर्ता होते हैं, इसमें दो कर्ता होते हैं। इसमें एक कार्य करेगा और एक कार्य करवाएगा। इसमें आपको कोई कार्य जबरदस्ती भी करवा सकता है, तो वहाँ पर भी कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ बेटी से भोजन बनवाती है, देखिए इस चीज़ को याद रखें, बनवाती है, तो बनवाती क्या है, यानी बनवाती है, यानी माँ क्या होगी, प्रेरणा देने वाली, बेटी क्या हो जाएगी, कार्य करने वाली।
तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। यदि आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे कि वह जैसे कोई दूसरा, मान लो कोई अन्य एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं कि अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो पढ़वाता है, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। मदारी बंदर को नचवाता है, तो वहाँ पर भी क्रिया हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। नोट, जो कार्य करवाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरककर्ता कहते हैं। और प्रश्न आपसे ये इस प्रकार से भी पूछ जा सकता है कि प्रेरककर्ता किसे कहते हैं और प्रेरितकर्ता किसे कहते हैं। तो आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं। प्रेरक वह होता है जो हमसे कार्य करवाता है, यानी माँ इसमें क्या होगी? हमारी प्रेरक कर्ता हो जाएगी। माँ क्या है? प्रेरक कर्ता। और जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरित करता। इसमें कार्य कौन कर रही है? बेटी, तो इसमें बेटी हो जाएगी प्रेरित करता और माँ कौन हो जाएगी? प्रेरक करता। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया के भी आपके सामने कुछ और उदाहरण लाया हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो सके। जैसे कि आप परिभाषा से आप भली भांति परिचित हैं, जैसे करवाना, कटवाना, पिलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनाना, बुलवाना, पिलवाता, पिलवाती इत्यादि। ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? यानी जिसमें आ शब्द निकल रहा है, इस प्रकार का शब्द निकले तो समझ लो वहाँ पर कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। क्लियर? अब जैसे इनके उदाहरण के बारे में जानकारी लेते हैं। उदाहरण से, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, तुमने माली से सिंचाई करवाया, राधा से कृष्ण से बांसुरी बजवाया, तुमने मुझे शिक्षक से पिटवाया। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी किसके हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के हैं, जिसमें यानी क्रिया किसी दूसरे से करवाई जाए। एक होता है प्रेरक कर्ता, एक होता है प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता वह होता है जो कार्य करवाता है और प्रेरित कर्ता वह होता है जो कार्य को करता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब बात आती है नाम धातु क्रिया की। अब बात आती है नाम धातु क्रिया की। अब नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली धातु को हम क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। आप इसकी परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिएगा। नाम धातु से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। और देखिए, नाम धातु जो क्रिया जो होती है वो क्या होती है? किससे बनती है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और प्रत्यय से बनती है। अब बात करते हैं कि नाम धातु क्रिया कौन कौन सी होती हैं। एक तरफ ये हमारी संज्ञा है, नाम धातु में नाम धातु क्रिया है। जैसे कि लज्जा, तो लज्जा की नाम धातु क्या होती है? लजा। और लज्जा से क्या होती है? लजियाना, हथियाना, ये सभी क्या है? ये सभी नाम धातु क्रिया दी गई हैं। कौन सी क्रिया दी गई? नाम धातु क्रिया दी गई। मटियाना, अपनाना, चिकनाना, सुखाना, उबराना, भितराना। और जो चकरा, मटिया, अपना, चिकना, चिकनाना, सूखा का सुखाना, ऊपर का उबराना, भीतर का भितराना, मटिया का मटियाना, चकरा का चकराना, हथिया का हथियाना, लजा का लजियाना। ठीक है। खिसियाना। ठीक है। ये सभी किसमें आते हैं? इसमें इस प्रकार के शब्द आपके सामने जब प्रश्न आएगा ना, तो क्या आएगा कि इसमें नाम धातु क्रिया को पहचानिए, तो आप बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे कि नाम धातु क्रिया कौन सी होती है। जब आपको इस प्रकार के ऐसे शब्द मिल जाएं तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पर कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए कुछ नाम धातु क्रिया का और उदाहरण है कि जिस क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बनने संयुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यह धातुओं के नाम से बनती हैं, इसके लिए क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से क्या होता है? हथियाना, अपना से अपनाना, लज्जा से लजाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, दुख से दुखना, चिकना से चिकना, लाठी से लठियाना, लाठी से लठियाना, अपना से अपनाना, हाथ से हथियाना। यानी जिसमें आना, जिसमें क्या हो? आना प्रत्यय
अंत में आना प्रत्यय, इस ज़्यादातर मोस्टली यही निकलते हैं आना प्रत्यय। चिकनाना, हथी आना, हथियाधन आना, तो ये किसमें आना प्रत्यय निकलते हैं। और कौन सी क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को नाम धातु क्रिया बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं 6 नंबर पर कृदंत क्रिया के बारे में। कृदंत क्रिया क्या होती है, कृदंत क्रिया से समझ में आप समझते ही होंगे। कृदंत क्रिया का अर्थ होता है किससे संबंधित है, इसका संबंध किससे है, क्रिया से। किससे संबंधित है, क्रिया से। चल से क्या बनती है, ना प्रत्यय लगा दिए, चल से चलना। चल में ता जोड़ दिए तो चलता, चल में कर जोड़ दिए तो चल कर, चल में आ जोड़ दिया तो चला, चल में एगा तो चलेगा। ये सभी क्या होगी, जिसमें क्रिया, ये सभी हमारे क्या मूल धातु हैं। उसमें इनमें प्रत्यय लगा देने से क्या बन जाती है, कृदंत क्रिया। अब बात करते हैं अपनी सहायक क्रिया के बारे में। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सहायक क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की साथ प्रयुक्त होने वाली या मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछे इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, इसमें क्रिया क्या हो जाएगी, हूँ। हूँ क्या है, इसमें सहायक क्रिया है। और जाना, कहाँ जाता हूँ, घर जाता हूँ ना, तो जाना क्या हो जाएगी, इसमें मुख्य क्रिया हो जाएगी। आपको समझ में आ गया। हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये किस में हो जाएंगी, सहायक क्रिया हो जाएंगी। और क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या क्रिया है, कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या, पढ़ना, और रहा क्या, यह सहायक क्रिया है। और यह अपूर्ण वर्तमान काल भी है। हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं है, यानी पढ़ रहे हैं, तो यानी कैसा है, अपूर्ण है। यदि हम पढ़ चुके हैं तो वहाँ पर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। यदि हम पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल भी है। और यह सहायक क्रिया वाक्य काल का परिचायक होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। देखिए सहायक क्रिया के कुछ और उदाहरण आपके सामने लाकर आया हूँ। जैसे है, था, रहे, हों, रहे थे, ये सभी क्या है, इनकी कुछ पहचान दी है। ये सभी इनकी क्या है, पहचान है। क्या है, इनकी पहचान, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। वह जाग रहा है, जाग रहा होगा, तो इसमें जागना क्या, इसमें मुख्य क्रिया, रहा होगा, यह कौन सी हो जाएगी, सहायक क्रिया। पीयूष चिल्ला रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। चिल्लाना क्या है, मुख्य क्रिया। तुम खेल रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी क्या है, सहायक क्रिया। खेलना क्या, मुख्य क्रिया है। तुम खा रहे हो, रहा है, तो ये रहे हो क्या है, सहायक क्रिया। खाना क्या है, मुख्य क्रिया। वे सब दौड़ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी क्या है, सहायक क्रिया। दौड़ना क्या है, मुख्य क्रिया। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पेज पर। अब सबसे आखिरी बिंदु हमारा यही बचा है, सजाती क्रिया। यह हमारा अंतिम बिंदु है, इसका नाम है सजाती क्रिया। 8वां, कौन सी क्रिया हमारी, सजाती क्रिया। सजाती क्रिया से आप समझते होंगे समान जाति की, समान जाति की क्रिया सजाती क्रिया कहलाती है। जैसे मधुकर अच्छी चाल चलता है, चाल चलता है, चाल क्या हमारी कर्म है, चलता है, तो चाल चल से, यानी क्या है, समान जाति की मतलब यानी चल चल, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर सजाती क्रिया हो जाएगी। भारत ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई क्या है, कर्म, लड़ाई लड़ी क्या हो जाएगी, सजाती क्रिया। लड़ाई लड़ी, लड़, तो इससे क्या हो जाती है, सजाती क्रिया। वह अच्छा खाना खाता है, खाना खाता है, ये भी क्या, कौन सी क्रिया हो जाएगी हमारी, सजाती क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सजाती क्रिया हो जाएगी। राधा कई बोलियां बोलती है, राधा कई बोलियां बोलती है, तो बोलियां बोलती है, ये क्या हो जाएगी हमारी, बोलियां कर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, कर्म हो जाएगी। और बोलती है, बोलियां बोलती है, इसमें उन्हें सजाती, तो आपस में क्या हो जाएंगी, सजाती क्रिया हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, सजाती। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्रिया चैप्टर जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो
आप सभी लोग नोट्स अच्छे से बना लेना। आप लोगों को इसकी PDF जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, जिससे आप वहां पर जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं और आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, क्रिया से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न बनते थे वो मैं आपको सारे प्रश्न करा चुका हूँ। और यदि आपको क्रिया से संबंधित कोई अन्य डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और हमारी पिछली वीडियो जो संज्ञा और सर्वनाम की जो करवा चुके हैं वो हमारी आपको इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से संज्ञा सर्वनाम की भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, जो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है भाई, जय हिंद, धन्यवाद।